नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। सीजीपीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, उनके बेटे नितेश सोनवानी और सीजीपीएससी के पुराने परीक्षा उप नियंत्रक ललित गणवीर और कई कारोबारी जेल में बंद हैं। लेकिन सीबीआई ने 17 मार्च को अचानक रायपुर और महासमुंद के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी सरकारी डॉक्टर के यहाँ, ये छापेमारी निजी कोचिंग सेंटर में, ये छापेमारी होटल्स में, इस तरह से कुल 5 छापेमारी की गई। और जिस तरह से सबूतों को इकट्ठा किया, उसके बाद आप यकीन मान के चलिए आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो रही है। ये सिंडिकेट कैसे काम करता था, परीक्षा के पहले किस तरह से सॉल्वर को किराए पर बुलाया गया था और 1-1 करोड़ में पद बेचे गए थे, इन सारी जानकारी का खुलासा बहुत जल्दी होने वाला है। खुलासा तो कुछ और भी होगा। साफ तौर पर यह समझ में आएगा कि भूपेश बघेल के पुराने सेक्रेटरी टामन सिंह सोनवानी जब जेल में है तो इस मामले में भूपेश बघेल की किस तरह से संलिप्तता है। गौर करने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल की अपनी बेटी दीप्ति बघेल भी 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में भर्ती हो चुकी है। जांच की आंच इस बात पर आई है कि 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए सीजीपीएससी के अलावा, क्या वो फेयर थे? क्या छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं के साथ सही न्याय किया गया? क्या पदों की बोलियां लगाई गई? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनका उत्तर बहुत जल्द मिलने जा रहा है। सीबीआई ने जो महासमुंद के अभ्यारण्य के गेस्ट हाउस में, सरकारी डॉक्टर के घर में, रायपुर के एक निजी होटल और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो छापेमारी की गई, वहां से कुछ ऐसे क्लू मिले जिससे पता चलता है कि सिंडिकेट में कौन कौन लोग जुड़े थे जिनकी गिरफ्तारियां होने जा रही है। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में कई बड़े लोग शामिल थे, ये बात तो पहले से स्पष्ट है। लेकिन अब छात्रों के सिलेक्शन में जिन्होंने दलाली का काम किया है, उनके चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। वैसे सीजीपीएससी घोटाले मामले में टामन सिंह सोनवानी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद मिलने चाहिए, क्योंकि टामन सिंह सोनवानी ही वो शख्स हैं जो सीजीपीएससी के चेयरमैन थे, भूपेश बघेल के पुराने सेक्रेटरी थे। उन्हें लालच आ गया और पद के रसूख को अच्छी तरह से समझते थे। अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को जब वो नियुक्तियां कराने लगे, तब कहीं जाके विधानसभा चुनाव के ऐन पहले वो भांडा फूटा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आ गई और भाजपा को छत्तीसगढ़ के युवाओं का भी भरपूर साथ मिला। अपनी स्क्रीन पर आप इन 5-6 नामों पर गौर करें, जिसे टामन सिंह सोनवानी ने अपने रिश्तेदार होने के बावजूद बिना किसी डर के कानून को ठेंगा दिखाते हुए नियुक्तियां करवाई थी। जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित नितेश उर्फ नितेश सोनवानी का नाम है, जो कि डिप्टी कलेक्टर बनाए गए थे, टामन सिंह सोनवानी के बेटे बताए जाते हैं। इसी तरह बहू पर भी मेहरबानी दिखाई, सरनेम तो वैसे सोनवानी ने रखा था, निशा कोसले, इन्हें भी डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। इसके अलावा भाई की बहू दीपा अजगले आदिल, इन्हें आबकारी अधिकारी बनाया गया और बहन की बेटी पर भी मेहरबानी दिखाई गई। सुनीता जोशी का नाम बताया गया, श्रम अधिकारी उन्हें बनाया गया। इसी तरह सुअर बेचने वाले बड़े भाई के बेटे साहिल सोनवानी को, जिसका नाम सिर्फ साहिल बताया गया, उसे डीएसपी बना दिया गया। इनके बारे में पता चला कि बेंगलोर से बीसीए किए थे, सुअर का धंधा करते थे और अचानक डीएसपी बना दिए गए। कारण सिर्फ एक था कि टामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई के बेटे थे। इसके अलावा 18 नामों की इस लिस्ट को भी आप देख सकते हैं। बड़े बड़े रसूखदार थे, सीजीपीएससी के सेक्रेटरी से लेकर राज्यपाल के सचिव से लेकर सीजीपीएससी परीक्षा उपनियंत्रक के छोटे भाई की पत्नी मीनाक्षी गणवीर जैसे वो तमाम नाम हैं जिन्होंने पदों का सौदा किया। इस बारे में सीबीआई जो बड़े खुलासे करने जा रही है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा जा चुका है। बहुत जल्दी जब सफेद पोश की गिरफ्तारी होगी, निश्चित रूप से उस पर राजनीतिक बयानबाजी होगी। लेकिन गहराई से सोचना होगा कि एक बार भी ऐसे लोगों को नहीं लगा कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रतिभा संपन्न युवाओं के भविष्य का गला घोट रहे हैं। उनकी जगह अयोग्य लोगों को 1-1 करोड़ रुपए देकर पोस्टिंग करवा रहे थे, बोलियां लग रही थी, पदों की एक तरह से नीलामी हो रही थी। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले के पाप का जब घड़ा फूटा तो उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के बाद फरवरी 2024 में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर पूरे मामले को हाईकोर्ट ले गए। हाईकोर्ट के संज्ञान में सारी बातें आई। बाद में इस मामले को विष्णुदेव साय सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुरूप सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद हाईकोर्ट में ननकीराम कंवर द्वारा दायर की गई याचिका डिस्पोज ऑफ कर दी गई। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में 2021 में 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया था। इसमें 2565 लोग पास हुए थे। इसके बाद 26, 27, 28
2022 और 29 मई 2022 को मेंस की परीक्षा हुई, जिसमें 509 अभ्यर्थी पास हुए। इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों के सिलेक्शन की लिस्ट जारी हुई। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले मामले में आपको याद होगा, पिछले दिनों हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह मामला हत्या से भी ज्यादा जघन्य है। हत्या से तो एक परिवार बर्बाद होता है, लेकिन लाखों प्रतिभाओं का इस तरह से गला घोटना कहां तक जायज है, जिससे कि पूरा का पूरा समाज प्रभावित होता है। दरअसल जस्टिस BD गुरु की सिंगल बेंच ने यह टिप्पणी डिप्टी कलेक्टर बने शशांक गोयल, उसकी पत्नी भूमिका कटियार की जमानत याचिका खारिज करते हुए दी थी। गौर करने वाली बात है कि अरबपति कारोबारी 6 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किए गए थे। इन दोनों ही पति पत्नी की जब नियुक्ति हुई थी, अखबारों में खूब सुर्खियां बनी थी। बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर श्रवण गोयल की टामन सिंह सोनवानी से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां थी। नजदीकियां क्या थी? तगड़ा पैसा दिया गया था। उसके बाद बेटे और बहू को सीधे डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया था। कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पैसा बोल रहा था वहां पर। दरअसल उद्योगपति श्रवण गोयल ने CSR फंड से ग्रामीण विकास समिति नामक एक NGO को 45 लाख रुपए दिए थे। इस NGO की अध्यक्ष दरअसल टामन सिंह सोनवानी की पत्नी और उनका भाई सचिव था और भतीजा उसमें सदस्य था। इस तरह से रिश्वत लेने का ये पुराना तरीका आजमाया गया था, जो कि अभी भी चल रहा है। कई तरह के NGO बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बना चुके हैं। इतना ही नहीं, अपनी संपत्ति किराए पे देते हैं और किराया कई गुना लेते हैं। आप समझ गए होंगे आखिर 4-4, 5-5 गुना किराया किस तरह से वसूला जाता है, क्यों वसूला जाता है। इस तरह का भ्रष्टाचार अब भी खुलेआम चल रहा है। उद्योगपति के बेटे और बहू जो सीधे डिप्टी कलेक्टर बना दिए गए थे, उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी में कहा था, फसल खा जाने वाली बाढ़ है। यानी आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट ऐसी तीखी टिप्पणी क्यों कर रहा था। इस पूरे मामले को हाईकोर्ट ले आने वाले पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से बिना किसी दबाव के सारे भ्रष्टाचारियों के नाम उजागर करने में अपनी महती भूमिका निभाई। ननकीराम कंवर यही नहीं रुके, कुछ और घोटाले वाले मामलों में उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय को लेटर लिखा, बड़ी बड़ी केंद्रीय एजेंसियों से जांच करवाई। CGPSC की तरह CGMSC के घोटाले में भी ननकीराम कंवर की पहल से ही व्यापक पैमाने पर जांच रही है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल शासनकाल में CGPSC के अलावा ढेर सारे घोटाले हुए। हम लगातार पुरानी सरकार से जुड़े हुए इन घोटालों की जब जानकारी देते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में तीखी आलोचनाएं प्रस्तुत होती है। हम ऐसी आलोचनाओं का हृदय से स्वागत करते हैं और साथ ही स्पष्टीकरण देते हैं, हम किसी पार्टी या सरकार के पक्ष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो सिस्टम में थे, जिन्होंने सिस्टम को प्रभावित किया, उनके बारे में हम जरूर खुलकर बातें रखेंगे। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुए करीब 1.25 साल हुए हैं। मौजूदा सरकार भी यदि कुछ गड़बड़ करती है तो पूरी ईमानदारी से हम उन गड़बड़ियों को भी सामने रखेंगे। इसी तरह अपने आने वाले वीडियो में हम भारतमाला परियोजना में हुए घोटाले की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरह से बड़े बड़े सफेद पोस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। ऐसे ही एक घोटाला हुआ CGMSC का 400 करोड़ का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। इस मामले में भी ननकीराम कंवर की भूमिका काफी उल्लेखनीय है, जिन्होंने इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग रखी। अब उनकी मांग के बाद कुछ नए बड़े खुलासे और हो रहे हैं। इसी साल की शुरुआत में 17 जनवरी को EOW की टीम ने रायपुर और दुर्ग के मोक्षित कारपोरेशन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा हरियाणा के पंचकुला में भी दबिश दी गई थी। वहां EOW और ACB की छापेमारी में मोक्षित कारपोरेशन के MD शशांक चोपड़ा के बंगले, फैक्ट्री और पार्टनरों के ठिकानों सहित कुल 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। रिमांड जब आगे बढ़ी तो इसमें विभागीय कर्मचारी भी गिरफ्तार होने लगे। EOW की रिमांड में बसंत कौशिक महाप्रबंधक जो रहे CGMSC के, इसके अलावा डॉक्टर अनिल परसाई जो डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट के रहे, शिरोन रावटिया, कमलकांत पाटनवार और दीपक बांदे को गिरफ्तार किया गया। जांच में पाया गया कि 8 रुपए की जो ट्यूब आती है उसके लिए 5200 रुपए बेईमान सिस्टम ने प्रदान करवा दिए। मोक्षित कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए जो लोग सामने आ रहे हैं, जो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कारोबारी और अधिकारी हैं, बल्कि बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के विरुद्ध अभी जांच नहीं हुई है, उनसे पूछताछ नहीं हुई है। ऐसा हो नहीं सकता कि पुरानी सरकार को इसकी जानकारी ना हो, भूपेश बघेल को इसकी जानकारी ना हो। आप सोचिए किस तरह से 5 लाख की मशीन के लिए 17 लाख रुपए दिए गए थे। भ्रष्टाचार की
इतनी जल्दबाजी थी कि 27 दिनों में 750 करोड़ रुपए की खरीदी कर ली गई। इस केस में मुख्यत कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को ईओडब्ल्यू ने पहले ही अरेस्ट किया हुआ है। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की गंगा इस तरह से बह रही थी कि कोरोना संक्रमण काल में जब सब तरफ हाहाकार मचा था, तब बिना जरूरत के 4000 करोड़ की सीजीएमएससी की ओर से खरीदारी की गई थी, जो खरीदारी आवश्यक नहीं थी। गौर करने वाली बात यह है कि मोक्षित कॉर्पोरेशन के पास जब अनुभव नहीं था, तो जिला प्रशासन के जिन अधिकारियों ने बेईमानी करते हुए उन्हें फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिया, उनके विरुद्ध आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या जांच का दायरा इससे भी आगे बढ़ेगा? आवश्यकता तो इस बात की भी है कि सीजीएमएससी का जब घोटाला सामने आया और पता चला कि मोक्षित कॉर्पोरेशन के माध्यम से दवा और उपकरण खरीदी मामले में जमकर घोटाला हुआ है, भुगतान रोकने के निर्देश दिए गए थे, तो आखिर वो कौन रसूखोर है, कौन वो सफेदपोश है जिसके दबाव में मोक्षित कॉर्पोरेशन को नियम विरुद्ध तब भी भुगतान किया गया जब भुगतान रोकने के निर्देश हो चुके थे। आज सीजीपीएससी से लेकर सीजीएमएससी के घोटाले की हम चर्चा कर रहे हैं। ढेर सारे ऐसे घोटाले हैं जो पहले भी चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। जो घोटाले पकड़े नहीं गए वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, जो घोटाले पकड़े गए उनकी चर्चा हो रही है। हमारी कोशिश है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोग एकजुट हों। छत्तीसगढ़ में जिस तरह के लगातार भ्रष्टाचार हुए, शराब घोटाला भी उसमें एक प्रमुख घोटाला है। इसका उदाहरण मैं आज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पुराने आबकारी मंत्री कवासी लखमा इस मामले में जेल में हैं। दावा किया गया कि उन्हें हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। ईडी के वकील सौरभ पांडे की बातों को आपको गौर करना चाहिए। जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो रही थी, वो अच्छी तरह से जान चुके थे कि वो जेल जाने वाले हैं, तो अचानक वो कहने लगे वो तो अनपढ़ हैं। बावजूद इसके वो बीते 3 महीने से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ईडी के वकील सौरभ पांडे की बातों पर आपको गौर करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से भूपेश बघेल शासनकाल के जमाने में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा था, खुलकर हो रहा था। मंत्री खुलकर पैसे ले रहे थे, कांग्रेस कार्यालय बना रहे थे, अपने महल खड़ा कर रहे थे। शराब स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ एविडेंसेस हमारे पास आए थे, जैसे कि अरविंद सिंह का सेक्शन 50 के रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट, जिसमें उसने ये बताया था कि 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई है कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि दोनों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक ये अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक्साइज ऑफिसर हैं, कोई इकबाल खान है और जयंत देवांगन है। इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये लोग पैसा अरेंजमेंट करके उनको भेजते थे और कन्हैया लाल कुर्रे के मार्फत वो बैग्स कलेक्ट भी किए जाते थे सुकमा में। और सेकंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई कि जो जगन्नाथ साहू ने भी के यहाँ पे जब सर्चेस वगैरह हुई हैं और इनके बेटे के यहाँ भी जब सर्चेस वगैरह हुई हैं तो कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। उन डिजिटल एविडेंसेस के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर ये सामने आया कि ये जो पैसा बेसिकली 2 करोड़ रुपए का जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस्तेमाल हुआ है सुकमा में इनके सुपुत्र के घर बनाने में और जो है कांग्रेस भवन बनाने में, वो भी सुकमा में ही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको इन लोग ने अनटेंटेड प्रॉपर्टी के यानी निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रदर्शित करने का इस प्रकार से प्रयास किया है। मामले में प्रथम दृष्टया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 में दिए गए धन शोधन के अपराध दिखाई पड़े। यहाँ यह भी गौर करना होगा कि सब कुछ जाने समझने के बावजूद आम जनता आगे नहीं आती। हमारा आग्रह है, जब तक आम व्यक्ति आवाज नहीं उठाएगा तब तक ऐसे भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद रहेंगे। दरअसल भ्रष्टाचार रोकना हर कोई चाहता है, अच्छा काम करना हर कोई चाहता है, लेकिन एक भावना रहती है कि भगत सिंह पड़ोसी के यहाँ ही पैदा होना चाहिए। ध्यान रहे, यदि हम पहल नहीं करें तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। चुपचाप बैठकर तमाशा हमें नहीं देखना चाहिए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज उठानी होगी। इन पूरे मामलों में कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। बावजूद इसके हमारा कहना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बेईमानी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए अच्छे लोगों को आप प्रमोट करें, अच्छे लोगों का साथ दें, जिससे देश और समाज का भला हो। आज के लिए इतना मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरे आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।